न धौता गिरः पूसां विम्लहि शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नीलम भगिनी सुप्रभातम। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यासुट प्रत्यय लगा करके आश्रित लिंग की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, आश्रित लिंग लकार कैसे कम बनाते हैं, पर लेकिन कौन सा पढ़ेंगे? केवल परस्मै पद में। ठीक है, आत्मनेपद पद में नहीं पढ़ेंगे। अभी आत्मनेपद पद में पहले परस्मै पद पढ़ेंगे, उसके बाद आत्मनेपद पद पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि आश्रित लिंग लकार हमारा किस उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए किसमें करता है? आशिषी लिंग लोटो। किस अर्थ में होता है? आशिषी अर्थ में लिंग और लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लिंग आशी अर्थ क्या होता है, तो इसके ऊपर चर्चा चली। तो कहा कि आशी का अर्थ होता है अप्राप्त को पाने की इच्छा। क्या है? जो चीज अप्राप्त है उसको पाने की इच्छा, ना कि आशीर्वाद देना। क्योंकि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अच्छी चीज का देते हैं, शुभ देते हैं, ठीक है ना। पर लेकिन आशीषी का अर्थ जो है वो अप्राप्त को पाने की इच्छा है। जैसे दिखाया भी है यहाँ पर, यथा आयुष्यम भूयात, कि आयुष्य आयुष्य क्या बढ़े। ठीक है, अब बढ़ने की इच्छा मतलब क्या है कि अप्राप्त है, इसको प्राप्त होने की इच्छा। ठीक है, और शत्रु मृषयिष्ट, शत्रु मरे, शत्रु को मारने की इच्छा। मतलब कि जो इच्छा है वो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है। ठीक है ना। इन दोनों में जी संचिता भगिनी, आप मतलब भगवत गीता में जो मोह आशा और है ना, वो यही है। बहुत आपने स्पष्ट किया। जो भगवत गीता वगैरह करें तो इस तरह का ही प्रयोग किया गया जी, ये अर्थ है वो। धन्यवाद जी। अब देखिए, अब चलते हैं। अब यहाँ पर हम पहले प्रत्यय बनाते हैं हमें, क्योंकि सबसे पहला हमें काम क्या करना है? प्रत्यय बनाना है। उसके बाद ही तो हम विशेष प्रक्रिया समझेंगे, पहले प्रत्यय बना करके देखना है। तो देखिए, पहली बात, ये हमारा लिंग लकार है, आश्रित लिंग, अर्थात ङ की संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, ङ की संज्ञा हो रही है ना। तो ङ की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या है? हमारा इंगित लकार हो गया। कौन सा लकार है? इंगित लकार। ठीक है, ये हमारा इंगित लकार है। और इंगित लकार को मान करके होने वाले कितने सूत्र होते हैं, बता सकता है कोई? जो इंगित लकार को मान करके हम सूत्र प्रयोग करते हैं। ये इंगित, वो इंगित प्रत्यय को मान करके निषेध करते हैं। इंगित लकारों को मान करके ऐसे कौन से सूत्र हैं जो प्राप्त होते हैं? एक हो गया आपका, देखिए नहीं, हाँ, एक तो आगे हो गया इतश्च। ठीक है, एक क्या हो गया? इतश्च हो गया आपका। ठीक है, एक हो गया आपका इतश्च, दूसरा हो गया आपका तस्थस्थमिपाम ताम तुम ताम, और तीसरा हो गया आपका नित्यम गीतो। देखिए इनका क्रम देखिए। नित्यम गीतः 99 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 99 नंबर का। ठीक है, और तस्थस्थमिपाम को इतश्च सूत्र कितने नंबर का है? 100 नंबर का। और तस्थस्थमिपाम ताम तम 101 का। मतलब कि तीनों सूत्र एक साथ पढ़े गए। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र एक साथ पढ़े गए हैं। और ये सूत्र यदि आपका इंगित लकार होता है, कौन सा लकार? इंगित लकार आपका होता है, तो उस इंगित लकार में ये आपके अवश्य लगेंगे। ठीक है ना। ये जो आपके सूत्र हैं, ये 3 सूत्र, ये आपके 3 सूत्र अवश्य लगेंगे। पहले सूत्र का अर्थ क्या है? ये इकार का लोप करता है। इतश्च क्या करता है? इकार का लोप करता है।
तो जो आपके ती सी मी जो प्रत्यय होंगे उनमें जो ई होगा उसका लोप करेगा। तो देखिए ती में ई का लोप करेगा तो क्या बचेगा, ता बचेगा। क्या बचेगा, तो बन जाएगा, ता। और सी में ई का लोप करेगा तो क्या बचेगा, सा बचेगा। ठीक है। तो बन जाएगा। अब झेर जुस क्या करता है, झेर जुस करता है कि लिंग लकार में जो झी प्रत्यय होगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जुस आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुस आदेश हो जाएगा। अब देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अब बढ़िया वाला पढ़ रहे हैं कि आपको एकदम से विचार करना है। तो देखिए देखिए झेर जुस में कैसे अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि ये झेर जुस की अनुवृत्ति समझिए कैसे हो रही है। ठीक है। तो देखिए ऊपर से सूत्र, जो जितने भी सूत्र चल रहे हैं, लिंगः सी युट। ठीक है। देखिए लिंग सी युट जो सूत्र है हमारा, इससे लिंग की अनुवृत्ति हुई। तो यहाँ लिंग सी युट से लेकर के आगे अभी जहां तक ये झेर जुस तक जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं, सारे के सारे प्रत्यय, मतलब ये जो जितने भी सूत्र हैं, सारे के सारे सूत्र किसमें लगते हैं, लिंग लकार में लगते हैं। किसमें लगते हैं, लिंग लकार। लिंग लकार में। तो आप लोग लिंग लकार ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारे सूत्र पता होने चाहिए कि नहीं पता होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो आपको हम इस क्रम से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लिंग सी यूट करके ये सब बताएंगे, एक बार अभी चर्चा करेंगे। पर झेर जुस है तो लिंग लकार के लिंगः झी जुस, अर्थात लिंग लकार के झी को क्या होता है, जुस होता है। ठीक है। तो अर्थात लिंग की अनुवृत्ति हो रही है, इस कारण से केवल लिंग लकार के झी के स्थान पर ही जुस होता है। अन्य झी के स्थान पर क्या कर देते हैं हम, अन्य झा के स्थान पे अंति। अंत कर देते। ठीक है, अंत आदेश के अंत हो जाता है। हाँ। तो ये हमने पढ़ा कि जी के स्थान पर जुस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो हमारे तीन अब सूत्र आया तस थस थमिपाम ताम तम तामः। आपको ये बताइए कि थस तस थस था और मिप, इन प्रत्ययों के स्थान पर क्या आदेश करना है आपको, ताम ताम तम तम तो तम ओम। तम। ताम तम ताम। ठीक है। और देखिए नित्यम गीता क्या करता है, ये वस और मस के सकार का लोप करता है। किसके सकार का लोप करता है, केवल बस और मस। बस और मस के सकार का केवल। ठीक है ना, और किसी के सकार का नहीं करेगा, केवल बस और मस के सकार का ही नित्य लोप करेगा। इसलिए लिखा है नितः, मतलब नित लकारों के सकार का नित्य लोप होता है। क्या होता है, सकार का नित्य लोप होता है। नित लकार सकार का नित्य लोप होता है। अब देखिए पहले हम इन चार सूत्रों को लगा करके वो बनाते हैं शब्द, अब अपना वो बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ देखिए, तो पहले ती प्रत्यय आया। ठीक है, ती प्रत्यय आया, ती में हमने क्या सूत्र लगाया, इतश्च। क्या लगाया, इतश्च। इतश्च लगाया, क्या बचा, ता बचा। ठीक है। फिर आया हमारा, एक मिनट पहले मैं ये लिख देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ सारे। पहले ती छिप अस झी। ठीक है, सिप अस था मिप वस मस। ठीक है। अब देखिए हमने इत संज्ञा कर दी, पाकित संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, पाकित संज्ञा हलंत्यम से, और मिप के भी पाकित संज्ञा हलंत्यम से। ठीक है। अब हमारी ये स्थिति बची, पहला सूत्र आया हमारा, क्या सूत्र आया, देखिए क्या सूत्र आया हमारा, इतश्च सूत्र। क्या है, वो क्या कर दिया उसने, ई का लोप कर दिया, तो ती के ई का लोप हो गया, इतना बचा। ठीक है। अब दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा शब्द क्या है हमारा, प्रत्येक क्रम से करेंगे हम। ठीक है ना। सूत्र क्या है हमारा, तस। प्रत्येक है तस। अब तस के स्थान पर कौन सा सूत्र लगेगा बताइए, तस थस में पाम ताम ताम ताम। ताम ताम हो जाएगा। ताम हो जाएगा। तस के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ताम। ताम आदेश हो जाएगा। ठीक है, ताम आदेश हो गया। अब आया सूत्र आया झेर जुस। क्या सूत्र है, झेर जुस। तो ये लिंग लकार हम बना रहे हैं, लिंग लकार। उसने कहा कि लिंग लकार के झी के स्थान पर क्या होता है, जुस आदेश होता है। ठीक है ना। तो जुस होता है,
तो जुस आदेश कर दिया हमने। अब फिर सी प्रत्यय आया, तो सी में क्या हो गया, ई दिखा सी में, तो सी के ई का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो लोप कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारा, सा बचा, ठीक है। थस के स्थान पर क्या आदेश कर दिया हमने, तम तम और था के स्थान पर तो ता, ठीक है ना। अभी ता आदेश हो गया हमारा। अब मी के स्थान पर क्या हुआ, मी में इतश्च सूत्र की प्राप्ति है कि नहीं है, मी में, हाँ प्राप्ति तो है, पर लेकिन क्या हो जाएगा, मी के स्थान पर संपूर्ण अम आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम आदेश होगा। तो अम आदेश हो जाएगा। अब देखिए बस और मस बचा, क्या बचा, बस और मस नित्यांगितः नित्यम की तरह। बस और मस के सकार का लोप कर दिया हमने, तो क्या बचा हमारा, ब बचा और मा बचा। ये हमारे प्रत्यय बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब देखिए जुस किया है आपने, तो जुस में भी जा की संज्ञा होगी कि नहीं होगी, बताइए। हाँ चुटू टू से एक संज्ञा हो जाएगी, जो प्रत्यय है। उस क्या बचा, उस बचा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके प्रत्यय हो गए। अब सूत्र आया, एक सेकंड युगल महोदय आपके यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है। और तो ये अब देखिए, अब लोग सूत्र आया आपका, या सुट परस्मै पदेषु उदात्तोंगिच्च, ठीक है। ये सूत्र है, पर या सुट परस्मै पदेषु उदात्तोंगिच्च सूत्र है हमारा। अब इस सूत्र के ऊपर विचार करते हैं। यासुट में प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा अभिव्यक्ति है। अब प्रथमा विभक्ति कब होती है, जब आदेश हो अथवा आगम हो। क्या होता है, आदेश हो अथवा आगम हो। अब हमने ये सोचा कि ये आदेश है कि आगम है, कैसे पता लगे। तो हमने देखा कि अरे इसमें तो ट की संज्ञा है। जब भी हमारी क्या कहते हैं ये ट, ठीक है ना, क अथवा म की संज्ञा होती है, तो क्या होता है, वह आगम होता है। और यदि ट का और म की संज्ञा नहीं होती है, तो वो क्या है, हमारा आदेश है, ठीक है ना। इस प्रकार ही आपको समझ में मुझे। तो यहाँ तो ट की संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है, ट की संज्ञा, ट की संज्ञा हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा आगम है। यासुट हमारा क्या है, आगम है। अब कह रहा है कि परस्मै पदेशु, कि ये जो यासुट आप जो आगम करोगे, ये किसमें होगा, केवल परस्मै पद में होगा। किसमें होगा, परस्मै पद। परस्मै पद में होगा। और क्या बोल रहा है, नित च, क्या बोला इसने, उदात्त। तो ये जो उदात्त का विषय है ना, जो उदात्त का विषय है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये मतलब ये कि जो प्रत्यय कर रहा है, ये उदात्त कर रहा है इसे, ठीक है ना। तो ये उदात्त को समझने की आपको कोई लाभ नहीं है अभी आपको, ठीक है ना। जब आप आगे चलकर बहुत जब स्वर प्रक्रिया पढ़ेंगे तब पढ़ेगा, तब आपको यूज होगा। फिर क्या बोला, नित च, क्या बोला है, नित च। तो ये जो प्रत्यय होगा, यासुट प्रत्यय होगा, ये आपका क्या होगा, गित भी होगा। कैसा होगा, गित। और गित प्रत्यय होने का, अगर गित हो गया तो आपको पता है क्या होता है फिर गित, मतलब गित होने पर निषेध हो जाएगा। हाँ, गुण निषेध होगा। क्या होगा, गुण निषेध, गुण निषेध होगा, ठीक है। अब यासुट का आगम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे प्रत्यय हैं यासुट। अब यासुट में हमेशा क्या बचता है, यासुट जो होता है उसमें हमेशा होता तो यासुट है, ठीक है। पर उसमें ट की संज्ञा होती है हलंत्यम से, ठीक है। ट की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है, और उ की संज्ञा हो जाती है उपदेश जो नासिक से, या फिर उसको अनुनासिक उच्चारणार्थ मान करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उच्चारणार्थ। तो क्या बचता है, यास बचता है। क्या बचता है, अब ये यास है, ये सभी से जुड़ जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यास, 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 आप में से किसी के यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है, अब ठीक होगी।
देखिए ये हुआ, ठीक है। हमने सभी को यास का आगम कर दिया, जो हमारे प्रत्यय थे ता 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 ताम उस सा तम ता अम व म, उनको हमने यास का आगम कर दिया। अब इसके बाद आगम करने के बाद में हम आगे चलते हैं। तो सूत्र आया, क्या सूत्र आया? सुट तिथो हो। क्या सूत्र है? तीर्थो हो। सुट तिथो हो। तो ये जो सुट तिथो हो सूत्र है, ये क्या करता है? ये सुट का आगम करेगा। किसका आगम करेगा? सुट का आगम। सुट का आगम करेगा। और कब करेगा? तिथो हो, ता और था के परे होने पर, ठीक है। अब ये देखिए आपके जो प्रत्यय है इसमें ता और था प्रत्यय कहाँ पर है? ता और था के परे होने पर ही करता है। तो ता आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ ता मिल, ये ता है, यहाँ ता है, यहाँ ता है, यहाँ ता है, ठीक है। 4 ता मिले आपको। कितने मिले? 4 ता। तो उन सभी में क्या हो जाएगा? सुट का आगम होगा। सुट में भी सुट का आगम होता है, तो सुट में इत संज्ञा क्या बचता है? सा बचता है, ठीक है। तो देखिए यासुट आगम आप सभी को कर रहे हो, पर जो सुट आगम कर रहे हैं हम, वो किसको कर रहे हैं? केवल ता और था को परे होने पर कर रहे हैं। तो सुट का आगम कर दिया तो 2 सा हो गए। कितने सा हो गए? यास का सा हो गया एक, और एक सुट का सा हो गया। इसमें भी 2 सा मिलेंगे, पर इसमें एक ही सा मिलेगा। क्यों मिलेगा एक ही सा? इसमें को संयोग और अच्छा इसमें इसमें नहीं होगा, क्योंकि ता और था के परे होने पर ही सुट का आगम होता है। कहाँ होता है? तो अर्थ हो। तो यहाँ पर तो उस है ना, ता और था थोड़ी ना है आपका। समझ में आया आपको? हाँ, तो अब देखिए, तो यहाँ पर यास प्लस सा में आपका होगा, तो यास प्लस सा में ये तो पहले से, ये जो यास प्लस सा में ये तो यास सुट का सा हो गया एक, और एक किसका? प्रत्यय का सा है, ना कि यहाँ पर सुट का आगम करने पर सा हुआ है, ठीक है ना। यास प्लस तम में यहाँ पर एक तो पहले क्या था? यासुट का सा था, ठीक है। इसका सा था, यासुट का सा था। फिर एक आपका सुट आगम करने पर सा हो गए, 2 सा हो गए। यहाँ पर भी आपके कितने हो गए? 2 सा हो गए आपके। समझ में आया आपको? अब यास प्लस इसमें, इनमें तो नहीं होगा क्योंकि ये आपके अम व मा प्रत्यय है, ठीक है ना। आपने समझिए। इसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं? यास प्लस ती, इतश्च से इकार का लोप करा, यास प्लस ता बना हमारा, ठीक है ना। और सुट का आगम करके क्या बना? यास स ता, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा था, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, सूत्र पढ़ा था कि संयोग के आदि में यदि सकार हो तो उस सकार का लोप होता है। तो देखिए पहले संयोग किसका है? सा सा ता, इन तीनों का संयोग है कि नहीं है? तो पहले आपने क्या करेंगे? संयोग के आदि में सकार का लोप होता है। तो पहला वाला जो सकार है आपका, ये वाला जो सकार है, इसका आपने लोप कर दिया, ठीक है, इस वाले का। तो क्या बचा फिर? यास या स बचा आपका, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सो संयोग का लोप कर, तो यास क्या बचा? यास ता बचा, ठीक है। अब कह रहे पुनः स्को संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से सकार का लोप करके क्या बना आपका? यात बना, ठीक है। मतलब हमने ती प्रत्यय के परे होने पर हमने तश्च से ई का लोप किया, और यासुट का आगम किया, सुट का आगम किया, और दोनों सकारों का लोप कर दिया। किससे? स्कोह संयोगाद्योरन्ते च से 2 बार लगा करके, ठीक है। अब आपका प्रत्यय आया यास प्लस ताम, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सुन, यहाँ पर भी सुट आगम होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि स्कोह संयोगाद्योरन्ते च सूत्र एक ही बार लग पाएगा। कितनी बार लग पाएगा? एक ही बार लग पाएगा। तो कह रहे हैं क्यों लग पाएगा एक ही बार? तो देखिए स्कोह संयोगाद्योरन्ते च का अर्थ क्या है? या तो संयोग के आदि में सकार और ककार का लोप होता है, ध्यान समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। संयोग के आदि में सकार और ककार का लोप होता है, झल परे होने पर अथवा पदांत में। कहाँ होता है? झल परे होने पर अथवा पदांत में। अथवा पदांत में। महोदय आपका कर्सर नजर नहीं आ रहा। कर्सर नहीं, कर्सर को छोड़ दीजिए ना, मैं जब दिखाऊंगा आपको तो कर्सर दिखाई दूंगा, ठीक है।
हाँ तो देखिए, तो कब होता है, या तो आपका झल परे होने पर, ठीक है, झल परे होने पर अथवा पदांत में, ठीक है। पदांत में। हाँ अब देखिए, पहले वाले जो हमने यास प्लस ती में जो सकार का लोप किया है, यास प्लस ती था, ई का लोप कर दिया तो ता बचा, ठीक है ना। ये आपका पद है, तो संयोग जो है आपका कहाँ है, पद के अंत में। कहाँ पर है संयोग आपका, पद के अंत में है। पर जो यास प्लस तम, जो हमने यास प्लस ताम था हमारा, पहले यास प्लस ताम है, सुट का आगम कर दिया तो क्या हो गया, देखिए इस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यास था आपका, यास, फिर ताम था, ताम आदेश कर दिया आपने तस के स्थान पर, फिर सुटते तो से सुट का आगम कर दिया, सा हो गया एक और, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संयोग है, सा सा ता का संयोग है, ये पद के अंत में है क्या, हाँ पद के अंत में नहीं है। अच्छा, म है अंत में। अंत में तो क्या है, म है, हाँ अंत में तो म है। संयोग देखिए ऊपर क्या था, ऊपर ये स्थिति बनी थी, या स और त, ये जो संयोग है ये अंत में है, ऊपर वाला तो संयोग अंत में है, पर नीचे वाला संयोग अंत में नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर जो हमने सकार का लोप किया वो किसको मान करके किया, पदांत मान करके किया, ठीक है। पर अब नीचे वाले जो सकार का लोप करेंगे हम किसको मान करके करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दो वर्णों का संयोग मानेंगे। किसका मानेंगे संयोग, सा और सा का संयोग मानेंगे, सा का संयोग मान करके ता को झल मानेंगे। क्या मानेंगे, ता को झल मानेंगे। तो ताप झल में आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है। तो सा का लोप कर दिया हमने, सा का क्या कर दिया हमने, पहले वाले सा का लोप कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अब या स ताम बचा। अब हमने सोचा कि इस सकार का भी लोप कर दें, कि अब हमने क्या करा, इसको संयोग माना, सा और ता का क्या माना, सा और ता का संयोग माना। अब यदि सा और ता का संयोग मानेंगे तो इसके बाद में आपको झल मिल रहा है क्या, बाद में नहीं मिल रहा है, अनुनासिक है, पंचम वर्ण है। नहीं, इसके बाद में आ है, आ ता के बाद में आई है ना, तो आ तो झल में नहीं आता, तो इस कारण से इस सकार का लोप नहीं होगा, ठीक है ना, इस सकार का लोप नहीं होगा। संयोग के बाद में झल होना चाहिए, ना कि संयोग में झल होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, संयोग के बाद में झल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर संयोग तो मिल गया, और संयोग के बाद में झल नहीं मिला, इस कारण से दो बार सकार का लोप नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार जब यास प्लस आपका आया, यास प्लस तम आया, यास प्लस, तब देखिए जैसा आपने ताम में किया है उसी प्रकार तम में भी होगा, सेम उसी प्रकार किसमें भी होगा आपका, तम में भी और ता में भी उसी प्रकार ही होगा, ठीक है, ता में भी उसी प्रकार ही होगा, क्योंकि ताम तम तम और ता इनमें सब में सेम चीज लिया, ठीक है। अब दिखा रहे हैं यास प्लस अम आया, क्या आया, देखिए लिखा है ना, ये देखिए लिखा है, इसी प्रकार यास प्लस थस, फिर क्या बना, यास्तम, यास प्लस था क्या बना, यास्ता, ठीक है। और यास प्लस अम मिलकर क्या बनेगा, यासम, ठीक है। जब यास प्लस बस मस आया तो उनका ऊपर नित्यम की तरह से हमने लोप कर दिया, तो यास्व यास्म क्या बना, यास्व यास्म। और जब झी आया तो झी में क्या बचा, झी में के स्थान पर हमने जुस आदेश कर दिया तो क्या बचा, उस बचा, तो यास प्लस उस यासुस क्या बना, यासुस बन गया, ठीक है। अब हम इनको एक बार इससे समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यास प्लस ता है, पहले हमने क्या करा, इसको संयोग मान करके पद के अंत में संयोग मान करके पहले सकार का लोप किया, फिर पद के अंत में संयोग मान करके द्वितीय सकार का लोप करा, तो क्या बना, यात बचा, तो क्या बचा, यात बचा, ठीक है। आपका मैं यहाँ पर याद लिख देता हूँ, आपका यहाँ पर याद बचा, ठीक है। जब यहाँ पर भी दो सकार हैं आपके, ठीक है। और देखिए अब आपने भी क्या करा कि एक सकार का लोप कर दिया आपने, पहले सा और सा का संयोग माना और ता को झल परे मान करके आपने पहले वाले सकार का लोप कर दिया, ठीक है।
एक सकार का आपने, एक सकार का क्या कर दिया आपने, लोप लोप कर दिया, ठीक है। हाँ तो यास क्या बना आपका, यास प्लस ताम, यास ताम बन गया आपका, ठीक है ना। फिर यास प्लस उस आया, कुछ नहीं करा हमने, जोड़ दिया, क्या करा, केवल जोड़ दिया। तो यास ताम, यास प्लस उस क्या बनता है आपका, यासुस, और सा को विसर्ग कर दिया आपने, क्या कर दिया, सा को विसर्ग कर दिया, तो क्या बन गया आपका, यासुहु। यासुहु बन गया। तो यात यास्ताम यासुहु, फिर यास प्लस सा आया, ठीक है ना। अब देखिए संयोग, अब यहाँ पर क्या हुआ आपने, ये लूप क्या बन रहा है यहाँ पर, हाँ तो अब देखिए यहाँ पर संयोग है कि नहीं है, सा और सा का संयोग है, हाँ और यहाँ पर पद के अंत में है कि नहीं है संयोग, हाँ तो पद के अंत में संयोग हो गया, तो पहले वाले सकार का आपने क्या कर दिया, आपने लोप हो जाए। दिया, ठीक है ना, पदांत मान करके कर रहे हैं, ठीक है ना। दिक्कत बात ये है, कहाँ आप पदांत मान करके कर रहे हैं और कहाँ आप झल मान करके कर रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका पद यहाँ पदांत हो रहा है, यहाँ भी पदांत हो रहा है, पर ये और जगह क्या हो रहा है, झल मान करके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यास प्लस सा यास बन गया, और यास सा को विसर्ग कर दिया आपने, क्या कर दिया, सा को विसर्ग। करिए, तो क्या बन गया, याहा। अब यास प्लस तम हुआ, वही स्थिति रहेगी, दोनों सकारों को संयोग मान करके ता को झल परे मान करके पहले वाले सकार का लोप कर दीजिए, और क्या बन जाएगा आपका, यास्तम। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी दो सा है, पहले वाले सकार का क्या कर दीजिए, दोनों सकारों का संयोग मान करके बाद वाले सकार को झल मान करके पहले वाले सकार का लोप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना आपका, क्या, ठीक है, यास्ता बन गया आपका, याहा यास्तम यास्ता, यासम जोड़ दिया, यासम यास्व यास्मा, ठीक है। हमने किस में काम किया, ये ध्यान दीजिएगा, यासम में कोई काम नहीं किया, यास्व में भी कोई काम नहीं, यासम में भी कोई काम नहीं किया, यासुस में भी कोई काम नहीं किया। बस हमने इन 5 प्रत्ययों में हमने क्या करा है, इन 2 जगह पर हमने दोनों सकारों का लोप कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ दो सकार का लोप किया, यहाँ एक सकार का लोप किया, सकार का एक सकार का लोप सब जगह किया है हमने, ठीक है ना। अगर एक सकार का लोप हो जाता, ठीक है ना, इस कारण से समझ में आपको कैसे हुआ आपने। तो अब देखिए ये आपके प्रत्यय बन गए, यात यास्ताम यासुहु, याहा यास्तम यास्त, यासम यास्व यास्म, ठीक है ना। इतना आपको समझना है, इतना आपको देखिए। एक प्रश्न कर लूं? हाँ जी, कि दोबारा सकार का लोप सकार क्यों लेकर आए, ये प्रश्न है क्या आपका। हाँ मतलब इसका कोई नेट रिजल्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे साथ हाँ ये बात तो है कि इसमें कोई वो नहीं हुआ, पर श्रुत आगम का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, एक बार देखना पड़ेगा, मैंने सोचा मन में भी ये। और एक बार जब मैंने पढ़ा था ना ये, तो उस समय मेरे को ध्यान था, तो जिस समय मैंने पढ़ा था उस समय मेरे को ध्यान था कि मैंने यहाँ पर दोबारा श्रुत का आगम किस लिए किया गया है, और यहाँ पर श्रुत का आगम जो है देखूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद यासुत किसी उस और के को निमित्त मान करके किया गया है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है महोदय, ये जो अपना जो जी का जो है उस बन जाता, लिट लकार में ही बनता है लिट लकार कहाँ पर, जी का उस। मैंने आपको लिट लकार तो पढ़ाया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता लगा कि जी का उस बनता है। मेरे को तैयारी करनी पड़ती है महोदय जी शाम की। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर परस्मी पदानाम रणलतु सुस्थलतु सनल वमाह से वो सीधा झी के स्थान पर, केवल झी के स्थान पर जुस नहीं करता है, वहां पर पूरा चेंज होता है, वहां पर 9 प्रत्यय होते हैं, 9 प्रत्ययों के स्थान पर पूरे 9 आदेश हो जाते हैं, अलग अलग आदेश होते हैं, ठीक है ना। वहां पर पूरा का पूरा वो चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए लिंगाशी सूत्र हमारे, अब हमने देखिए, अब ये जो हमारा सूत्र था, जो यासुट परस्मै पदेशु दातुं गिच्छ सूत्र, वो बताइए वो पहले क्या आगम कर रहा था हमें। देखिएगा, यासुट परस्मै पदेशु दातुं गिच्छ सूत्र ने जो यासुट का आगम किया, उसको क्या करा, ङितवत किया। कैसे किया, ङित च, ठीक है ना। किस प्रकार किया महोदय,
हेलो, गित लगाने से, गिच्छ से कर, गिच्छ से गितवत किया, पर आशीषी कितवत, उन्होंने कह दिया कि पर लेकिन जो आश्रित लिंग में होगा यासुट प्रत्यय वो कैसा हो जाएगा, कितवत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आशीषी मतलब कि आश्रित लिंग में जो यासुट प्रत्यय होगा वो कितवत होगा, और विधि लिंग में जो यासुट प्रत्यय होगा वो कैसा होगा आपका, कितवत होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सूत्र क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। यासुट का आप जो विधिलिंग में यासुट करेंगे, देखिए विधिलिंग में भी आपका परस्मै पद होगा कि नहीं होगा, विधिलिंग में होगा ना, विधिलिंग में परस्मै पद और आत्मनेय पद। थोड़ा सा पहले ध्यान समझेंगे, सॉरी आत्मनेय, और आपका आश्रित लिंग में भी आपका क्या होता है, आश्रित लिंग में भी आपका परस्मै पद होता है आपका, और क्या होता है, आत्मनेय पद होता है। ठीक है, अब देखिए पहला सूत्र था आपका, क्या सूत्र था आपका, पहला सूत्र होता आता है लिंगस्युट। क्या सूत्र है आपका, लिंगस्युट। इसलिए कहता है कि लिंग लकार को सीयुट का आगम होता है। किसका आगम होता है, लिंग लकार को सीयुट का आगम होता है। अब ये जो ये दोनों के दोनों लिंग लकार हैं कि नहीं है, दोनों के दोनों लिंग लकार हैं, तो यहाँ पर भी सीयुट का आगम हो गया और यहाँ पर भी सीयुट का आगम हो गया, यहाँ भी सीयुट का आगम हो गया और यहाँ भी सीयुट का आगम हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर सूत्र आया यासुट परस्मै पदेशु दात्वं गिच्छ, कि परस्मै पद में किसका आगम हो जाए, यासुट का आगम हो जाए। जैसा कि हमने बताया था कि पाणिनि जी पहले सबको एक समान बनाते हैं, फिर विशेष कार्य देते हैं। तो पहले पाणिनि ने सबको सीयुट का आगम कर दिया, फिर कह दिया कि परस्मै पद में किसका आगम हो जाए, यासुट का। तो सीयुट ना होकर के किसका आगम होगा, यासुट का आगम होगा। ठीक है, तो एक सेकंड, ये कैसे कभी कभी तो काम करता है, कभी कभी नहीं करता। अब तो यासुट का आगम कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या प्रक्रिया होगी कि परस्मै पद में यासुट होता है और आत्मनेय पद में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, परस्मै पद में सीयुट होता है। ये व्यवस्था हुई। अब ये सूत्र जो है यासुट जो आगम करता है, ये कहता है कि जो यासुट प्रत्यय होता है ये कैसा होता है, इंगितवत होता है। कैसा होता है, ठीक है, इंगितवत होता है। कैसा होता है, तो इसने बोला है कि यासुट गितवत होता है, इसने ये नहीं बोला कि कौन सा आसुट गितवत होता है। दोनों के दोनों यासुट कैसे हो जाएंगे, गितवत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गितवत हो गए। पर एक सूत्र आया, अगला सूत्र आया, कौन सा सूत्र अगला, किदाशिषि। क्या बोला इसने, तो ये जो किदाशिषि सूत्र आया, इसमें कहा कि जो आशिषी यासुट होगा, अर्थात आश्रित लिंग का जो यासुट होगा वो क्या हो जाएगा, कितवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कितवत हो जाएगा। अर्थात यासुट आश्रित लिंग को परस्मै पद का जो विधिलिंग के परस्मै पद का जो यासुट होगा वो गितवत, और आश्रित लिंग के परस्मै पद का जो यासुट होगा वो कैसा होगा, कितवत होगा। किस सूत्र से होगा, किदाशिषि के द्वारा होगा। ठीक है, समझ में आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो किदाशिषि सूत्र के द्वारा आपका जो यासुट है वो कितवत हो रहा है। कौन सा यासुट कितवत हो रहा है, आश्रित लिंग का कितवत हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि परस्मै पद में ही यासुट होता है। और कितवत क्यों कर रहे हो, पहले गितवत था, अब इन्होंने कितवत कर दिया। ठीक है ना, अब कितवत का प्रयोजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए गितवत होने पर भी गुण वृद्धि निषेध होती कि नहीं होती है, होती है, और कितवत में भी गुण वृद्धि निषेध होती है। तो जब गुण वृद्धि निषेध करने के लिए ही कर रहे हो तो दोनों ही कोई ये गितवत ही रहने देते, कितवत क्यों पढ़ा आपने, इसका भी एक प्रयोजन है, आपको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है,
आपको ये समझ में आ गया इतना आपको? तो यहाँ पे इसका मतलब गित्वत भी है और कित्वत भी है, दोनों है। कित्वत है सिर्फ, गित्वत को बांध दिया उसने, ठीक है ना। एक धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर उसको गित धर्म आएगा उसके अंदर, तो मतलब कित धर्म को आना है तो गित धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जैसे हम कोई प्रत्यय हमारा णित है, कैसा है? णित है प्रत्यय। कोई प्रत्यय हमारा णित है, ठीक है ना। जैसा कि लट लट, आप जो लिट लकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको नल मिलेगा। वो कैसा मिलेगा आपको? नल आपको ये मिलेगा। अब मान लीजिए बाई चांस में इस नल को, ये प्रत्यय णित है आपका, कौन सा है? णित। अगर मैं इसको ङितवत करूंगा, कैसा करूंगा? तो ये अपना णित धर्म छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा, ठीक है ना, तभी ङितवत हो पाएगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो विकल्प से रूप बनने लगेंगे। कितने रूप बनने लगेंगे? एक णित को मानकर के रूप बनेगा और एक ङित को मानकर के रूप बनेगा। इसलिए क्या है कि जब आप दूसरे मतलब जो धर्म लाते हैं, तो जो पूर्व वाला जो धर्म होता है उसको अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अर्थात उसमें णित धर्म था वो छोड़ दिया आपने, अब वो ङित धर्म हो गया, ठीक है। पर जहां विकल्प से कहा जाए कि विकल्प से ङितवत रहेगा, तो वहां पर एक पक्ष में णित रहेगा, एक बार ङित रहेगा, ठीक है। ये सूत्र समझ में आया आपको, किदाशिशी सूत्र? अब देखिए ये जो सबसे बड़ा जो किदाशिशी सूत्र का जो ये कित करने का जो प्रयोजन है ना, ये आपको मैं समझाता हूँ कैसे कित करने का प्रयोजन क्या है। अच्छा ये बताइए, संप्रसारण करने वाले सूत्र कितने हैं? वही वाला एक है, दो है, वचिस्पति और गृहीत्या। हाँ, कित करने का प्रयोजन केवल वचिस्पति में हो जाएगा। हाँ, अब देखिए मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए कि यासुट प्रत्यय है आपका, ठीक है ना। जो पहला सूत्र है वचिस स्वपेज आदि नाम, कौन सा? ये कहाँ लगता है? ये केवल कित में लगता है। किस में लगता है? केवल कित में लगता है। और जो ग्रहिज्या, जो दूसरा हमारा जो दूसरा सूत्र है ग्रहिज्या वाला, वो दोनों में लगता है। दोनों में लगता है, वो कित और ङित दोनों में लगता है, ठीक है। अगर हमारा यासुट प्रत्यय क्या होगा? अगर ङितवत होता, कैसा होता? तो केवल क्या होता कि ग्रहिज्या के अंदर जो धातुएं पड़ी गई हैं उनको ही संप्रसारण हो पाता केवल। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको कितवत कर दिया। तो कितवत करने पर क्या हो जाएगा कि अब वचिस्पति आदि नाम की सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी और ग्रहिज्या की भी प्राप्ति होगी। अर्थात दोनों धातुओं की प्रवृत्ति मतलब दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति होने लगेगी, ठीक है ना। मतलब दोनों सूत्रों में जो धातुएं पड़ी गई है उनको संप्रसारण हो जाएगा। पर जो परस्मिक जो विधिलिंग में जो आपका जो ङित होता है, वो विधिलिंग में जो आपका यासुट होता है वो कैसा होता है आपका? केवल ग्रहिज्या में। तो इस कारण से केवल ग्रहिज्या सूत्र में जो धातुएं पड़ी गई है उनको ही केवल संप्रसारण होता है। विधिलिंग में वचिस्पति आदि नाम इन धातुओं को संप्रसारण नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए कित और ङित का भी विशेष प्रयोजन है। दोनों के दोनों गुण निषेध करते हैं वो तो ठीक है, दोनों के दोनों गुण निषेध करते हैं वो कार्य तो ठीक है। पर जब आप संप्रसारण करने चलेंगे तो अगर केवल ङित रहेगा तो एक सूत्र की प्रवृत्ति रहेगी, और यदि कित रहेगा तो दो सूत्रों की प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है ना। समझ में आया आपको? अब चलिए हम यहाँ पर जैसा कि बांटा गया है संप्रसारणी धातुओं को, तो हम संप्रसारणी धातुओं में आपको मैंने पूर्व कक्षाओं में जब आपको यक प्रत्यय की विधि पढ़ाई आपको, तो आपको संप्रसारण करना अच्छे से बताया था। अब देखिए एक चीज देखिए, यक में भी यह है कि नहीं है, और यासुट में भी आदि में क्या है? यह है। तो जो या की जो विधि होगी वो दोनों समान होगी लगभग, ठीक है। समझ में आपको? अब देखिए ये सूत्र अब कितवत हो गया, जो आपका यासुट आगे में वो कैसा है? आपका कितवत है, ठीक है।
तो ये जो आपकी जितने भी ये जो वच्यादि जो धातु है इनको क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, और ग्रहिज्या वाली को भी संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने पूछा संप्रसारण किसे कहते हैं, तो आप बताइए कोई। विज्ञान संप्रसारणम। अच्छा, ये जो न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र है, ये सूत्र कब कार्य, इस सूत्र का प्रयोग कब होता है? और ये दोनों आता है तो उसके बाद जब एक साथ दो वर्णों को संप्रसारण प्राप्त होता है। ठीक है ना। संप्रसारण, हाँ ठीक है, उसमें बाद वाले को संप्रसारण होता है। ठीक है ना, बाद वाले को संप्रसारण होता है, पहले वाले को संप्रसारण नहीं होता। संप्रसारणाच्च सूत्र का प्रयोजन क्या है, कब ये लगता है? और संप्रसारण के बाद जो अच होता है उसको पूर्व रूप होता है। हाँ, संप्रसारण के बाद जो अच होता है उसको पूर्व रूप होता है। ठीक है, तो लगभग आपकी जितनी भी धातु है उसके बाद में आपको अच मिलेगा ही। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा लिख के दिखाऊंगा, आप मतलब कभी एक कुछ सोच रहा हूँ, एक पीडीएफ बना लो इसके ऊपर, तो उसको आपको दिखाऊंगा लिख के। ठीक है, तो पूर्व रूप आपका सभी धातु जितनी भी संप्रसारणी धातु है उनको पूर्व रूप होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूप दिखा रखे कि नहीं दिखा रखे। अब ये आदेश उपदेश स्थिति सूत्र पढ़ा है आपने? हाँ। पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको। क्या करता है, कोई बता सकता है? सभी एजेंट धातुओं को आकारांत वो होता है। हाँ, तो सभी की सारी एजेंट धातुओं को क्या होता है, आकार आदेश करता है, आकारांत आदेश करता है। ठीक है, अब आकारांत आदेश तो कर दिया, पर वो भी एजेंट कैसा होना चाहिए, वो भी उपदेश अवस्था में ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको उपदेश का क्या बताया था, उपदेश पढ़ने की क्या आवश्यकता है, कोई बता सकता है? वो आपने नी धातु का उदाहरण दिया था, जैसे नेति है तो उसका नाति नहीं होगा, नेति ही रहेगा। जैसे नी धातु है आपकी, और नी धातु से हमने मान लीजिए ता प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, अब नी से ता लगाया, अब नी धातु को क्या हो जाएगा, आपको नी को क्या हो जाएगा, गुण हो गया। गुण के क्या, गुण होकर क्या हो गया, नी को क्या हो गया, नी को गुण होकर के ने बन गया आपका। ठीक है, अब ने बनने के बाद में अब ये एजेंट तो है ही। अगर सूत्र में यही होता कि एजेंट धातुओं को क्या होता है, आकारांत आदेश होता है, कब होता है, अशित प्रत्यय के पदन पर। तो ये ता प्रत्यय भी अशित है हमारा। ठीक है, ता प्रत्यय भी हमारा कैसा है, अशित है, और धातु भी एजेंट है, तो इसको आकारांत आदेश नहीं है, पर ये उपदेश नहीं है। अर्थात पाणिनि जी ने उपदेश अवस्था में ने नहीं पढ़ा। अगर पाणिनि जी ने उपदेश अवस्था में ने पढ़ा होता तो हम कर देते। पाणिनि जी ने उपदेश अवस्था में क्या पढ़ा है, यहाँ पर नी पढ़ा है। ठीक है ना, उपदेश अवस्था में नी पढ़ा है, तो ये एजेंट नहीं है। उपदेश अवस्था में कैसी है, उपदेश अवस्था में ईकारांत है, ईकारांत, एजेंट नहीं, ईकारांत। ठीक है ना, समझ में आपको? तो सारी एजेंट धातुओं को आपको आकारांत बनाना है। कब बनाना है, अशित प्रत्यय के परिणाम पर। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, कहां गया, अकृत सावधातु के और दीर्घा सूत्र याद है आपको? हाँ। ठीक है, तो ये सूत्र क्या करता है, पहले देखिए हमने पढ़ा था यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर, और वो यकार आदि प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए, कित कित। इसको कैसे पढ़ते हैं सूत्र को, देखिए, तो पहले ऐसे पढ़ना चाहिए कि यकार आदि प्रत्यय पर होने पर, तो यकार आदि भी कैसे होना चाहिए, कित गित यकार आदि प्रत्यय पर होने पर। कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ से पढ़िए, कित गित यकार आदि प्रत्यय पर होने पर अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतिम अच को दीर्घ होता है। तो देखिए, अगर कित गित आपका प्रत्यय यदि कित गित है तो उसको गुण वृद्धि तो होगी नहीं। जैसे ई है तो ई को गुण वृद्धि तो होगी नहीं, ऊ को भी गुण वृद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा, उस ई और ऊ को दीर्घ क्या होगा, उसको यकार आदि प्रत्यय के बराबर दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब अंग के अंतिम अच को दीर्घ होता है, अंग दीर्घ हो गया, पर इन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो ठीक है, पर कृत तथा सार्वधातुक क्यों बोला आपने? तो इन्होंने बोला कि कृत और सार्वधातुक प्रत्यय यदि आपको आपका यकार आदि कित प्रत्यय कृदंत में मिलेगा, कृत प्रत्यय मिलेगा, अथवा सार्वधातुक में मिलेगा, तो भी आपको वहां पर नहीं करना है। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि आपको
यात प्रत्यय मिलता है कि नहीं मिलता है? यात याताम जुहू, उसमें विधिलिंग में भी मिलता है कि नहीं मिलता है? यात याताम जुहू, तो वहां पर जो यात प्रत्यय वो यकार आदि भी है, तो वहां पर भी होना चाहिए था। और ये भी क्या कहते हैं, यकार आदि भी है, और ये कित कित भी है आपका, तो वहां नहीं होना चाहिए। वहां पर नहीं। पर ये क्या है, सार्वधातुक है। ये जो यकार आदि है ये सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक भी नहीं होना चाहिए यकार आदि कित कित, और कृदंत भी नहीं होना चाहिए, कृत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं आगे। तो अब हलाह सूत्र, ये हलाह सूत्र है, ये अंग के अवयव से मतलब यदि संप्रसारण होगा तो उसको दीर्घ करता है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, क्योंकि अकृत सार्वधातु के और दीर्घ का दोबारा दीर्घ कर देता है। पर लेकिन सूत्र है तो सूत्र की प्राप्ति होगी। हलाह सूत्र यहाँ सार्थक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो अकृत सार्वधातु के और दीर्घ बलवान है, पर लेकिन अन्य जगह पर जैसे हम जाएंगे तो वहां पर हलाह सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पर तो इसका हलाह सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है इतना, अन्य जगह प्रयोजन है, इसलिए ये सूत्र बनाया गया। यहाँ पर तो क्या है, हलाह से दीर्घ कर दीजिए, और उस दीर्घ को भी दोबारा क्या कर दीजिए, अकृत सार्वधातु के और दीर्घ से भी दीर्घ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी संप्रसारणी धातु को ले रहे हैं। ठीक है, पहले देख लेता हूँ। हाँ, इस प्रकार दे रखा है। अब जिस प्रकार आपने उच्चते बनाया था, वहां पर क्या बनाया था, यत प्रत्यय लगाकर उच्चते। आपको वहां पर आपने वहां पर यते बनाया था, यहाँ पर आपको केवल यात लगाना है। क्या लगाना है, यात। जैसे उच्च यते, उच्चते, और उच्च यात, उच्चयात। ठीक है, कैसे बनेगा उच्चयात, वच धातु हो गई आपकी। ठीक है, वच धातु को आपने क्या करा, वच धातु के ब को संप्रसारण कर दिया वच स्वापितांतम से, तो क्या हो गया, ब आ और च था। अब बा को तो आपने क्या कर दिया, ऊ कर दिया, तो ऊ आ च। अब ऊ आ च बनने के बाद में आपने क्या कर दिया, ये ऊ आपका संप्रसारण है। संप्रसारण के बाद अच पर होने पर पूर्ण रूप हो गया, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो गया, ऊ हो गया। तो ऊ और च के क्या बन गया, उच्च हो गया। ठीक है ना, तो क्या बन गया, उच्च प्लस यात, उच्चात। अब आपका प्रत्यय क्या है, यात, यास्ताम, यासुहु, तो उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासुहु। ठीक है, ठीक, उच्चाह, उच्चास्तम, उच्चास्त, उच्चासम, उच्चास्व, उच्चास्म। एक प्रत्यय याद कर लीजिए और एक बनाना सीख लीजिए, आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई विशेष नहीं है। वस धातु आई, तो वस धातु के लिए, वस धातु को हमने संप्रसारण करके क्या होगा, उस होगा। क्या होगा, उस होगा। पर उस प्लस याद, उस्याद बनना चाहिए, पर यहाँ पर श कैसे हो गया, शासी वसी घसी नाम से। पूर्व कक्षाओं में भी मैंने आपको, पूर्व कक्षा ये थी हमारी जिसमें मैंने आपको रिवीजन करवाया था इस सूत्र का। ठीक है ना, तो देखिए अब थोड़ा सा आपने, चलिए आपने अभी भी पढ़ा नहीं है पूरा, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, फिर भी आपको बताता मैं कभी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, चलिए बताऊंगा, इसके ऊपर भी मैं विचार कर बताऊंगा आपको किस दिन, अच्छे से किस दिन या आज ही बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, इशाज वसी घसी नाम से क्या हो गया आपका, संप्रसारण कर दिया। एक सेकंड में चार्जिंग पे लगा लूँ तो अभी ठीक है, तो देखिए अब उष्यात बन गया, मतलब कि जब कहता है शास बस घस, इन तीन धातुओं के सकार को क्या होता है, मूर्धन्य शकार होता है। पर कब होता है, जब ये इनका इण और कवर के बाद, अर्थात इण को के परे। ठीक है, तो अब इण को हो, वो इण को हो है ही, तो आदेश प्रत्ययों से भी तो हो सकता था। आदेश प्रत्ययों से क्यों नहीं हुआ, ये प्रत्यय है। हाँ, क्योंकि ये जो सकार है ये प्रत्यय का सकार है, प्रत्यय का सकार नहीं है। किसका सकार है, ये धातु का सकार है, धातु का सकार है। ठीक है ना, इसलिए क्या करा, इसलिए बनाना पड़ा सूत्र। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब वह धातु है तो वह को संप्रसारण किया, उहयात बना, वद को करा तो उद बना। ठीक है ना, सीधी सेम चीज है। हेलो, हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है आपको?
हाँ अरे जी। तो वप को करा तो उप हुआ, वप को क्या बना उप, यज को इज, ठीक है, सब कुछ बता ही चुका हूं मैं आपको। सबको संप्रसारण करने पे सुप हुआ। अब वे धातु है। अब देखिए इसमें थोड़ा अजीब ये लगता है कि स्पष्टीकरण के लिए, अगर मैं गलती नहीं बोल रहा हूँ, बात क्या है कि यहाँ पर सारी धातुएं इत संज्ञा करने के बाद दे रखी है, देखिए है कि नहीं है, इत संज्ञा करने के बाद। हाँ जी। पर ये जो धातु है वे धातु ये इत संज्ञा करने के बिना ही दे रखी है, इसमें इत संज्ञा करी नहीं है। पहले इत संज्ञा करेंगे तो उसके बाद हम करेंगे कार्य, ठीक है। तो ऐसा क्यों, मतलब कि इस अगर हम ज्यादा सुविधा कब होती है हमें, अगर हम इस प्रकार लिखते कि वे, यहाँ पर वे लिख दिया, यहाँ पर जैसे ये सारी धातु लिखे तो यहाँ पर वे लिख देते वे, और इसके बाद में वे को ब्रैकेट में डाल देते कि जो वे है ये वे धातु का वे है, वे आपको इस संज्ञा करने के बाद मिला है, तो आसानी होती, ठीक है ना। इससे पता लग जाएगा कैसे मालूम पड़ेगा इस संज्ञा हुई है नहीं हुई है वे में। इसीलिए तो मतलब वे में इत संज्ञा होगी कि नहीं होगी, हलंत्यम से बताइए। होगी होगी इत संज्ञा, हाँ जी क्योंकि ये उपदेश अवस्था है, तो यहाँ पर उपदेश अवस्था दे दी और ये सब उपदेश अवस्था नहीं है, क्योंकि इस समय हम इत संज्ञा कर चुके हैं। अगर यहाँ पर ये सब भी उपदेश अवस्था होती तो वहां में क्या बचता, केवल व बचता, वद में व बचता, पप में भी व बचता, यज में ई बचता, स्वप में सु बचता, ठीक है ना, स्व बचता। इसलिए इस प्रकार लिख लीजिएगा आप पुस्तक में, ठीक है ना, कि जो वे है इसको ब्रैकेट में डाल लीजिएगा और यहाँ पर वे लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि इत संज्ञा वे बचता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वे है ये उपदेश अवस्था में एजेंट है कि नहीं है, बताइए। हाँ है नहीं है ना, बताइए उपदेश अवस्था में एजेंट है क्या? नहीं, उपदेश अवस्था में ये है उसका, ये हुआ है ना, ये उपदेश अवस्था का एजेंट नहीं है। नहीं है, नहीं है ना, काटने के बाद वे हो रहा है। वे हुआ है तो अब ये उपदेश अवस्था का नहीं है, ठीक है। तो क्या करिए, वा को संप्रसारण करिए, वा प्लस ए संप्रसारण किया तो वा को ऊ बन गया, और ऊ को पूर्व रूप कर दिया तो क्या बन गया, ऊ ही हो गया दोनों के स्थान पे, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ, दोनों ऊ हो गया। अब देखिए ऊ है जो आपका, ये उकारांत है कि नहीं है, उकारांत, तो ऊ मिला। अब ये ऊ अजंत है, तो इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। किस सूत्र से दीर्घ होगा? अकृत सार्वधातुकयोः। अकृत सार्वधातुकयोः दीर्घ से दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अजंत अंग को दीर्घ होता है। अजंत अंग आपका है ऊ, ऊ अजंत है कि नहीं है, बताइए। तो उसको दीर्घ हो गया तो क्या बन जाएगा, इसको ऊयात बनेगा। वी धातु है हमारी, वी को वी हमारी अजंत, वे था, वे क्या था हमारा, वे, इसको हमने, वे धातु हमारी इसी प्रकार है, एजंत है, इसको आदेश कर दिया तो क्या बन गया, व्या बन गया। क्या बन गया, व्या। तो व य और आ बन गया। पहले ए था तो ए की जगह आ कर दिया। अब व और या, अब देखिए अब दिक्कत यहाँ क्या खड़ी हुई कि वा को संप्रसारण करें या या को संप्रसारण करें, बताइए किसको होगा संप्रसारण? या को किस बाद वाले को, किस सूत्र से? बाद वाले को करना। नहीं वो तो ठीक है, पर किसको किस सूत्र से होगा? न संप्रसारण संप्रसारण, न संप्रसारण संप्रसारण से बाद वाले या को संप्रसारण होकर के क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो वा ई आ क्या बना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो महोदय, हाँ, ये पेज नंबर 155 पे अकृत सार्वधातुकयोः दीर्घः सूत्र का जो विवरण दिया है, वहाँ पे व्यय धातु और यात प्रत्यय दिया है। हाँ। व्यय, जैसे व्यय यहाँ आपने दिखाया ना, वैसे ही वहाँ पे व्यय धातु का उदाहरण दिया है। वहाँ तो उन्होंने ए को आत्व किया है। अगर देखा जाए, आई की हलंत्यम से अगर देखा जाए, जैसे अगर देखा जाए, बात कर सकते हैं वैसे माता जी से, ठीक है, कि जैसे कहाँ लिखा है आपको बताइए। पेज नंबर 155 पे देखिए, अकृत सार्वधातुकयोः आदेश उपदेश स्थिति के नीचे। हाँ, तो अगर बात करी जाए माता जी से तो फिर तो ये बात निकलनी चाहिए वैसे कि उपदेश अवस्था में ये एजेंट नहीं है ना, उपदेश अवस्था में ये एजेंट नहीं है, ठीक है। तो
फिर कैसे होगा, इसके लिए देखना इसी प्रकार जैसे हमने पढ़ा है इसको, तो यही होना चाहिए कि उपदेश अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पर जो लिखा है उपदेश अवस्था मान करके यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है ना। क्योंकि सॉरी, क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि हम ये सूत्र किसमें करता है, ये उपदेश अवस्था में सॉरी ये देखिए, हाँ ये जो आदेश उपदेश क्षिति जो सूत्र है, ये उपदेश अवस्था में ए को आदेश करता है, एजंत को, ठीक है ना जी। अच्छा एक सेकंड, ए को आ करता है, ठीक है ना, उपदेश अवस्था में, ना कि एजंत से मतलब नहीं है हमें, ए होना चाहिए बस केवल, ठीक है ना। क्या होना चाहिए केवल, उपदेश अवस्था में ए है कि नहीं है पहले से? हाँ है। हाँ, तो इसको आ हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पर हमको एजेंट नहीं मानना, हमको उपदेश अवस्था में एजेंट शब्द नहीं है, क्या है उपदेश। एक से अगर इसमें हम एजेंट जोड़ेंगे तो गड़बड़ होगी। इस सूत्र को देखता है, इस सूत्र की व्याख्या देखते हैं। अगर इसमें एजेंट जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अगर एजेंट जोड़ेंगे अंत जोड़ दिया तो गड़बड़ होगी। यदि बोला जाए कि उपदेश अवस्था में यदि ए हो तो आ हो जाए तो ठीक रहेगा सूत्र का। तो यहाँ अंत ही पढ़ा है उन्होंने, एक सेकंड, इनके अंत में ऐसे लिखा है ना। नहीं इसमें देख लेते हैं एक बार महोदय। लिखा है धातु इति वर्तते, एजन्तः यो धातु उपदेशे तस्य आकार आदेशो भवति क्षितितु प्रत्यपदे। तो फिर तो ये वे धातु में घटेगा ही नहीं महोदय। हाँ, अब जैसे यहाँ पर लिखा है हाँ वे धातु में घटेगा ही नहीं, फिर तो वे धातु में गलत लिखा है। अब जो अंत शब्द है वो कहाँ से आ रहा है, अंत शब्द हमारा ये हमने उससे ला रहे हैं। सिर्फ वे धातु का कुछ तो गड़बड़ है इसका, वो धातु है नहीं, ऐसे कुछ तो है। यहाँ ऊपर लिखा है देखिए, नहीं देखिए जैसे लिखा, कहाँ ऊपर लिखा है महोदय? वे धातु के बारे में कुछ तो थोड़ा सा देखिए मेरे मान वे धातु नहीं है, वो वेज को लिट में कुछ आदेश होके होता है। नहीं एक सेकंड, वेयो वही, वो वेयो वही ही होता है। वे धातु है आपकी एक, देखिए वे धातु ही है एक आपकी, ये यहाँ पर दूध सूत्र धातु पाठ हो गया आपका। तो एक सेकंड, ये आपकी वे धातु ही है महोदय। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वे संवर्ण धातु है कि नहीं है। अगर आप ये मानेंगे कि ये जो धातु है उपदेश अवस्था, अगर आदेश उपदेश क्षिति ये जो सूत्र है हमारा, यदि ये एजंत उपदेश अवस्था में एजंत हो उसको आ करता है तो इस धातु में आ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसमें आ नहीं हो पाएगा। और यदि वो एच मांगता है कि उपदेश अवस्था में एच हो तो आ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आपको दोनों चीजें। पर हम इसको एजेंट भी तो मान सकते हैं ना, क्योंकि न की तो इत संज्ञा हो जाती है। तो इत संज्ञा होने के बाद उपदेश बचा क्या महोदय? नहीं बचा ना, मतलब देने तो बचा ना, नहीं मतलब जैसे डींग है, जैसे डींग धातु है, हाँ डींग तो धातु है तो वहां पे डी ना, तो है तो वो मतलब अजंत धातु ही है ना, क्योंकि अजंत तो है, संज्ञा हो जाती पर अगर हम ये सूत्र डींग धातु में आप जो इकारांत को कार्य कर रहे हैं ना, डींग धातु में किसको मान कर रहे हैं आप, मान लीजिए गुण कर रहे हैं आप, ठीक है ना, सूत्र आपका सार्वधातुक आर्धातुक आपका सूत्र है, ठीक है। अगर सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र में यदि आप उपदेश ये उपदेश जोड़ दें कि उपदेश अवस्था में ही जो इकारांत धातु होगी उसको ही गुण होगा, उपदेश अवस्था में ही जो इकारांत धातु होगी उसको गुण होगा, ठीक है ना। तो ये बताइए हो पाएगा क्या फिर डिंग धातु को गुण? नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिंग धातु कैसे हो जाएगी आपकी, फिर नकारांत हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, मैं गुरु जी से बात करता हूँ आज, ठीक है, या फिर माता जी से बात करनी पड़ेगी कि माता जी इसमें आपने ऐसा लिखा है तो क्या इस ऐसी स्थिति घटती है क्या, ठीक है ना। नहीं मनीष जी, मतलब मुझे जो समझ में आया तो हम इसको एजेंट ही मानेंगे ना, क्योंकि जो वे जो न्य है उसकी नकार से हो जाती है। जैसे मतलब एग्जांपल लिया मैंने डींग का, तो डींग तो हम इकारांत धातु मानते हैं, इकारांत मानते हैं, पर उपदेश अवस्था में इकारांत नहीं मानते हैं। वैसे उपदेश अवस्था में माता जी ने इकारांत में पढ़ा है क्या? देखिए आपको धातु पाठ है ना आपका, धातु पाठ, एक सेकंड, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ। देखिए तो
उपदेश अवस्था में क्या है आपका, ये धातु उपदेश अवस्था में, एक सेकंड कहाँ गया, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी माते से। और जैसे अभी आप चर्चा चल रही है तो चर्चा कर ही लेते हैं इसके ऊपर ही अभी। जैसे कहाँ गए धातु पाठ, कहाँ है, नहीं, उसको उपदेश अवस्था में वो इकारांत नहीं है, अनुबंध निकालने के बाद ही इकारांत है, लेकिन हाँ, उसको इकारांत माना ही गया है धातु पाठ में। नहीं, धातु पाठ में इकारांत तो मानेंगे ही, क्योंकि अंत में इकारांत है, पर उपदेश अवस्था में इकारांत नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए नहीं, यहाँ आदेश उपदेश स्थिति सिर्फ उपदेश अवस्था पूछ रहा है, सारा धातु का ये उपदेश अवस्था नहीं पूछता है ना। हाँ, वही बात है ना, कि इसलिए मतलब डिंग धातु में जैसे हम उसको इकारांत मानते हैं ना, तो वहाँ इकारांत से मतलब है, उपदेश से मतलब नहीं है। पर आदेश उपदेश स्थिति सूत्र में हमारा उपदेश से मतलब है, ठीक है ना, कि धातु क्या है, उपदेश अवस्था में ही एजंत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर उपदेश अवस्था में ही एजंत मानेंगे तो जो व्यय धातु है आपकी, ये व्यय धातु यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर एजंत माने, एजंत पक्ष को मान के चलेंगे, किस पक्ष को, एजंत पक्ष को, और यदि ये पक्ष मान के चलेंगे उपदेश अवस्था में एच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल एच हो। तो उस एच को अगर ऐसा मानेंगे उपदेश अवस्था में कि उपदेश अवस्था में ए हो और ए, तो उसको क्या कर सकते, तब हम उसको कार्य कर सकते हैं। और अगर इसको हम एजेंट नहीं मानते हैं, अब देखिए ये तो हमें पता तो लग गया हमें ये, पर लेकिन हमें ये दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा शब्द देखना पड़ेगा जहाँ पर हमें सिद्धि देखनी पड़ेगी, पर लेकिन यहाँ पर तो वैसे ही संप्रसारण होकर के कार्य हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए माता जी से मैं चर्चा कर लूंगा आपकी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। हमारी कौन कहाँ चल जाता है हमारा, हाँ देखिए माताजी ने कहीं एक जगह ऐसे भी लिखा है महोदय कि जैसे मतलब हम देख सकते हैं महोदय, देखिए नहीं, उन्होंने इससे कुछ प्रकाश पड़ता है क्या, देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। यजादि वाला वे ग्ले और म्ले वगैरह वाला वही दोनों वे तंतु संताने ही है। लिट में वे को संप्रसारण नहीं होता है, वेयो वही ही 2441 से वही करके उसे पढ़ा है। देखिए महोदय, एक देखिए, एक चीज देखिए, ये वे धातु होगी आपकी, वे देख लीजिए ना, ग्ले म्ले वगैरह नहीं, ग्ले में तो घटे, वो उस वहां तो घटेगा ही, वो वहां घटेगा ही, क्योंकि वो उपदेश अवस्था में ही है, मतलब वो उपदेश अवस्था में एजंत है। देखिए जो ग्लई धातु है, ये नहीं ना आपकी ग्लई धातु, उपदेश अवस्था में एजंत है कि नहीं है, ये उपदेश अवस्था में एजंत है, ना कि उपदेश अवस्था में इत संज्ञा करने के बाद एजंत है। और जो उपदेश अवस्था की जो बात चलती है, ये जैसे हमारी मान लीजिए कि हमने गुप धातु है हमारी, कौन सी धातु है, गुपु, ठीक है ना, कौन सी धातु है महोदय, गुपु है। अब गुपु में ऊ की संज्ञा करते हैं हम, ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, ऊ की संज्ञा करी, और ऊ की संज्ञा करने के बाद हमारा क्या बचा, हमारा गुप बचा। अब हमने बोला सूत्र आया हलंत्यम, क्या सूत्र आया, हलंत्यम सूत्र में, हाँ, ये कहा कि उपदेश अवस्था में हलंत होनी चाहिए। ये हलंत तो है, हलंत से मतलब नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे हम, हलंत नहीं है, हलंत तो है पर उपदेश अवस्था में नहीं है। कहाँ नहीं है, उपदेश अवस्था में नहीं है। उपदेश अवस्था में नहीं होता, इस कारण से यहाँ पर हम इत संज्ञा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार व्यय धातु में इत संज्ञा करने के बाद हमने एजंत तो है पर उपदेश अवस्था में नहीं है। महोदय उन्होंने ये लिखा है इसको वेयो वही ही सूत्र से, वो जो महोदय, वो जो दूसरी धातु है वो व्यय धातु है, ये व्यय है और ये व्यय है, इसमें अंतर देखिए, अंतर है कि नहीं है, वो दोनों एक ही है बोलते हैं ना, वो नहीं अंतर एक ही नहीं है सर। देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए आपको मैंने व्यय तो दिखा दी, अब आपको व्यय दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए वे तंतु संतान, वो व्यय संवर्ण थी और ये वे तंतु संतान है। जो ये वे तंतु संतान है, इसको वय आदेश होता है, तभी वय आदेश होगा तो वाय बनता है आपका, ठीक है ना महोदय। अच्छा, वो जो आप बता रहे हैं वो अलग अलग विषय है उसका, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर
माता जी पूछेंगे दिक्कत क्या आ रही है, तो बस इतना ही पूछा है कि माता जी आपने जो ये लगाया है यहाँ पर लिखा है, अगर ये नियम नहीं घटता तो यहाँ पर ये नहीं घटेगा। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पर वे का जो उदाहरण दिया है, ये वे का उदाहरण यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और ये तो आपकी सारी धातु आप संप्रसारण करके बना ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे उयात, उयास्तम, उयासु, उयाह, उयास्तम, उयास्ता, उसी प्रकार बना लीजिएगा। तो अब आप सिर्फ वे धातु को संप्रसारण नहीं होने है बस, है ना? हाँ, वे धातु का संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि वे और ये वे है और ये व्यय है। ठीक है ना? ठीक। हाँ, इस सूत्र को वे को तो वय आदेश हो जाएगा, ये तो वे है ना। ठीक है ना? इसको भी एजंत होकर के आकारांत हो जाएगा। अब जैसे कि वे को तो वय आदेश कर दिया, ठीक है, और वे को इसमें भी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। अब इसमें वे धातु है, अब वे में देखिए अब वे धातु है आपकी, अब वे तंतु संतान है, इसमें भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कैसे, कि जैसे कि कोई रूप है हमारा, जैसे हुआता रूप बना है, पर यहाँ पर तो बनाया है इसको, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एजेंट जो मान रहा है ना, ये उपदेश अवस्था में, कि उपदेश अवस्था में यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये है महोदय कि माता ने सही लिखा है ये। हाँ, तो वे में वो घट रहा है तो उधर भी घटेगा। मतलब कि फिर एक चीज ये बस पूछनी होगी ना कि उसके बाद एजेंट तो नहीं होगा ना, कुछ मेरे को कुछ पर्सनल पूछना पड़ेगा, तो पूछ बताऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर घट रहा है, पानी जी ने घटाया, देखिए वे धातु थी उसको हुआ कर दिया, वाता रूप बन गया। इसी प्रकार वे धातु जो होगी वो भी हो जाएगी। इसमें वे धातु है, इसमें भी व्याता बनेगा, फिर व्याता है, ये देखिए व्याता बना है ना, इसमें भी व्याता। तो इसका मतलब क्या है, एक उन्होंने आदेश किया है, इसका मतलब उपदेश जो शब्द है उसका और एजेंट का कुछ ना कुछ वैसे संबंध मानना पड़ेगा कि उपदेश अवस्था में ए हो और उसके बाद में वो एजेंट हो। ठीक है ना? मनीष जी, मुझे हल्का सा जो याद पड़ता है ना, माताजी ने एक बार कहा था कि मतलब उसको अजंत मानना है, वो उसके बाद ही देखना है, मतलब इत संज्ञा करने के बाद देखना है। इत संज्ञा करने के बाद हम, हाँ ये बात तो है कि इत संज्ञा करने के बाद ही हम एजेंट देखते हैं। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया फिर। अगर उपदेश अवस्था में, हाँ अगर जैसे उपदेश अवस्था में इत संज्ञा करने के बाद एजेंट देखते हैं, अजंत देखते हैं, तो उपदेश अवस्था में इत संज्ञा करने के बाद हलंत नहीं देख सकते क्या? नहीं, मतलब उसके बाद वो करते हैं ना, मतलब इत संज्ञा करने के बाद मानेंगे कि अब ये एजेंट धातु है या हलंत धातु है, उसके बाद निश्चय करेंगे उसका। जी जी, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि माताजी ने एक बार ये कहा था। जी, करता हूँ, फिर मैं एक बार विचार करता हूँ गुरुजी लोगों से, माता से करता हूँ बात। ठीक है, अब देखिए हमारी और धातुएं जो है इसको छोड़ के चलते हैं आगे। अब ये देखिए यहाँ पर सूत्र आया, अब अनिदित धातु आई। कौन सी धातु है? अनिदित। हमको पता है कि कित और मित प्रत्यय के परिणाम पर अनिदित धातुओं के नकार का लोप करते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने बनाया था, जैसे अंश धातु है, कौन सी धातु? अंश। हमने अच्छते बनाया था ना, अच्छते, वंश से वच्चते, बस वही है, संपर्क कुछ नहीं लेगा, नकार का लोप करिए, अच्यात, बच्चात, चच्यात, तच्यात, त्वच्यात, ये सब बनेंगे। ठीक है रूप। अब देखिए संप्रसारणी तथा नलोपी से बचे हुए अजंत धातुओं की विधि। अब जब हम गए तो अच्छा ये बताइए, किसी को याद हो तो हमने यक प्रत्यय के परे होने पर घुमास्थादियों को क्या कार्य किया था? क्या सूत्र लगाया था? किसी ई लगाया था। बताइए नहीं माता जी, आप बताइए। उसको ई लगाया था। ई लगाया था, मतलब जो घुमास्थादी जो धातुएं हैं उनको आ के स्थान पर ई किया था हमने। ठीक है ना? किया था। हाँ। अब ये जो सूत्र है यहाँ पर भी घुमास्थाद गापा जहा तिसाम हली से आगे स्थान पर ई होना चाहिए था, तो दूर बनना चाहिए था दियात। क्या बनना चाहिए था? दियात बनना चाहिए था। पर इस सूत्र ने कह दिया एर लिंगी, कि लिंग लकार के पर होने पर ई ना होकर के क्या होता है? ए होता है। तो जब आ के स्थान पर ए हो जाएगा तो क्या बनेगा? देयात। क्या बनेगा? देयात, देयास्ताम, देयासु। किसमें लगेगा? किन किन धातुओं में लगेगा? तो जितने भी आपकी घुमास्थादी जो धातुएं हैं उनमें लगेगा। किसमें लगेगा? घुमादि में।
घुमास्थादी जो धातु है उसमें लगेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ में आया आपको। अब ये बताइए, दुदाई से, एक मिनट, अंबुजा महोदय आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, ठीक है। अभी देखिए, दा धातु से क्या बनेगा, देयात, ठीक है। धा से क्या बनेगा, धा से क्या बनेगा, धा, धेयात, ठीक है। और माँ से क्या बनेगा, मेयात, मेयात। था से भेयात, थेयात। गा से हेयात, भेयात, पा से क्या बनेगा, पेयात, पेयात। कि मतलब कि पा पाने, मतलब कि पीने के लिए पा धातु है, ठीक है ना। पीने की इच्छा, क्या हो जाएगा, पीने की इच्छा, मतलब प्राप्त नहीं है और अप्राप्त है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है ना, पेयात, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन हाँ, अदादिगण में नहीं लगेगा। हाँ, कि अदादिगण में नहीं लगेगा, क्योंकि पा पाने धातु का ही ग्रहण है, भवादिगण की जो पा धातु है, ठीक है, उसका ही ग्रहण है आपका। हाँ, अब देखिए, अब बात ये रही कि अब जितनी भी आकारांत धातुएं हैं, आपने उसमें क्या किया, आकारांत धातुओं को, तो मतलब ये सारी आकारांत धातु थी कि नहीं थी ऊपर वाली, इन आकारांत धातुओं को छोड़ करके जो भी अन्य आकारांत बचेगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको विकल्प से एत्व करना है। विकल्प से क्या करना है, एक बार करना, एक बार नहीं करना। एक बार करना, एक बार नहीं करना। तो कह रहे हैं कि मतलब इन 8 ये जो धातुएं हैं इनको छोड़कर सभी में कर देना है, कह रहा है सभी आकारांत में करना है। कह रहे हाँ, सभी में नहीं करना है, ऐसी आकारांत होनी चाहिए जो क्या हो, संयोग आदि हो। कैसी हो, जैसे देखिए, घ्रा धातु आपकी संयोग आदि है कि नहीं है, हाँ, घ और र, घ र संयोग है, धमा भी धा और माँ का संयोग है। तो ये पहले इसको कैसे समझना है कि देखिए, उन घुमास्थादी धातुओं से ये बची हुई है कि नहीं बची हुई है, अन्य है कि नहीं है, अन्य, उन धातुओं से अन्य धातुएं हैं, ठीक है। और कैसी है, संयोग आदि भी है, ठीक है। इनको क्या हो जाएगा, इनको विकल्प से एत्व होगा। क्या होगा, विकल्प से ये संयोग आदि नहीं बोलते तो वो अदादिगण का पा भी, अदादिगण की जो दब पा धातु है उसको पायात रूप न बनकर उसको भी पेयात और पायात दो रूप बनने लगते हैं, पर उसका क्या है, पायात रूप ही बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, शेष आकारांत का, शेष आकारांत इन दोनों सूत्रों में कहे गए धातुओं के अलावा जितने भी आकारांत बचेंगे आपके, उसमें आपको क्या करना है, उनको कुछ मत कीजिए, बस जोड़ दीजिए। वायात, पायात, ये संयोग आदि भी नहीं है और घूम आदि भी नहीं है, ठीक है ना। अब इकारांत धातु में कुछ नहीं होता है। इकारांत धातुओं में क्या होता है आपको, इकारांत उकारांत धातुओं में, जैसे कि माता जी ने कहा है कि एक सूत्र था, आपने ये बताइए, इकारांत में एक सूत्र पढ़ा था, विशेष सूत्र, आपने वो सूत्र यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, एक सूत्र पढ़ा था, आपकी धातु थी शिंग धातु, तो वहां पर एक विशेष सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, यक में, तो रूप बनता है शय्यते। सूत्र क्या था, शिंगो रूट नहीं, वो तो रूट काम करता है, शेरते बनता है उससे। तो अयं ये किंगिति, ठीक है ना। तो यहाँ पर अयंग ये किंगिति की चर्चा नहीं कर रखी है, पर अयंग ये किंगिति सूत्र लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो यकार आदि के द्वित कहता है, तो शय्यात रूप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताइए। पर वहाँ तो शिंग धातु को शय आदेश होता है, शय आदेश नहीं होता है, ओनली फॉर शिंग धातु के लिए ही है ना, वो अयंग आदेश नहीं होता है, वो शय आदेश नहीं होता है, वहां पर अयंग आदेश होता है। क्या आदेश होता है, हाँ, अयंग आदेश होता है, ठीक है ना। और एक बार देखिए, आपकी शिंग धातु है ना, इसका रूप देख लेते हैं। शिंग धातु है और इसका रूप क्या बन रहा है, धातु के लिए है। आशीर्लिंग में देखिए इसका रूप क्या बन रहा है, आशीर्लिंग में सही शेषता। अच्छा, ये आत्मनेपदी धातु होगी तो इसका रूप ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आत्मनेपदी धातु है तो इसका परस्मय पद में रूप ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर बनता तो माता जी जरूर देती इसको इकारांत में, ठीक है ना। और देखिए, चालू होऊन गेला। अब ब्रू धातु आई,
ब्रू धातु को क्या होता है, ब्रू धातु उकारांत है कि नहीं है, इसको भी दीर्घ होना चाहिए, तो ब्रूयात बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? ब्रूयात, ब्रूयात बनना चाहिए था ना। पर सूत्र हमारा क्या है? ब्रुवोवची। ठीक है, कहते ब्रू के स्थान पे वच आदेश कर दिया, और जब वच आदेश कर दिया आपने तो वच के स्थान पर उच्च आदेश हो गया, उच्चाप। ठीक है, अब देखिए री धातु आई आपकी। इस री धातु को समझने से पहले मैंने आपको देखिए समझा तो चुका हूँ आपको, पहले दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है ना, इसे गुणोर्ती संयोगाद्यो हो, जागरो विचिन्न गित्सु, इनको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सूत्र रिंग शयग लिंगशु पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, जो पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो पढ़ाने का तरीका है, पहले कौन से सूत्र पढ़ना चाहिए? रिंग शयग लिंगशु पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको ये पढ़ने चाहिए। ठीक है मनीष महोदय, एक डाउट है अभी ब्रू के बारे में। हाँ पूछिए। हम जो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात बोलते हैं, वो ब्रू का कौन सा रूप होता है फिर? तो ब्रूयात विधिलिंग, विधिलिंग रूप होगा। विधिलिंग, ठीक है। तो ब्रू धातु आपकी एक मिनट रुकिए, विधिलिंगी हो सकता है क्योंकि अर्ध धातुक में तो उसको वच होना पड़ेगा ना। नहीं वो तो ठीक है, पर लेकिन एक सेकंड रुकिए, हर चीज का विचार करना होता है ना महोदय। तो ब्रू व्यक्तयम वाची अदादि गण की है, तो हाँ ब्रूयात बनेगा, क्योंकि वो अदादि गण की है ना वो, इसलिए कारण से उसको ब्रूयात बनेगा। ठीक है, ये देखिए ब्रूयात बना ना जी हाँ, आम महोदय। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा ब्रूयात, ब्रूयाताम ब्रूयुः। ठीक है, हाँ अब देखिए आपका कहाँ है आपका, हाँ सूत्र हमारा चल रहा था, मैं आपको बता रहा था। पहले सबसे पहले हमें कौन सा सूत्र पढ़ना चाहिए? हमें रिंग शयग। तो आपका सूत्र आ गया ये रहा। ठीक है, रिंग शयग लिंगशु सूत्र है आपका। ये देखिए सबसे पहले क्या कहता है, ये कह रहा है आप शा प्रत्यय के लिए पढ़ चुके हैं तो दादीगढ़ में। ठीक है ना, यक प्रत्यय के लिए भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं? लिंग लकार में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि आशीर लिंग लिंग लकारे परे ऋकारांत धातु की, सभी ऋकारांत धातु को रिंग आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? इससे भी एक सूत्र आपको पहले पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए संदीप महोदय? आपने रिंग ऋतः सूत्र पढ़ा है आपने? कौन सा जी? रिंग ऋतः सूत्र जो ध्यान नहीं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कहता है सूत्र कि ऋकारांत धातुओं को क्या होता है? रिंग आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रिंग आदेश होता है। रिंग आदेश होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ ताकि देखिए एक बार बता रहा हूँ, आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इस प्रकार समझिएगा। ठीक है ना, हाँ ये जो सूत्र है, पहले सभी सामान्य सभी ऋकारांत धातुओं को क्या करने के लिए कहता है? रिंग आदेश करने के लिए कहता है। क्या आदेश करने के लिए कहता है? रिंग आदेश करने के लिए कहता है। पर कब कहता है? यकार आदि प्रत्यय के पर होने पर, यकार आदि कित, ठीक है ना, कित नित प्रत्यय के पर होने पर। ठीक है, देखिए सूत्र में ये बोला है ना, इसने ये बोला है। ठीक है, और किंगिति की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? किंगिति की मतलब इसने केवल यकार आदि 22वें सूत्र में है अयंगी किंगिति है, वहां से नहीं, वो नहीं, अच्छा वहां से आ रही है। हाँ 22वां है ना अयंगी किंगिति, तो वहीं से आनी चाहिए। उससे किंगिति की अनुवृत्ति आनी चाहिए। पर लेकिन ये जो सूत्र है हमारा, इसमें रिंग देता सूत्र में कित नहीं लिखा है इसमें, अर्थात यकार आदि होना चाहिए केवल। ठीक है, तो यदि यकार आदि प्रत्यय कित से मतलब नहीं है, इसमें दे दिया कि कित से मतलब नहीं है, यकार आदि होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए बताइए? यकार आदि। इसका मतलब सभी ऋकारांत धातुओं को रिंग आदेश हो जाएगा यकार आदि प्रत्यय के पर होने पर। ठीक है, समझ में आपको? अब एक सूत्र आया रिंग शयग लिंगशु, इसका अपवाद सूत्र है। इसका क्या सूत्र है? अपवाद सूत्र है रिंग श यक और लिंग। ठीक है ना, अब देखिए वो कहता है
कि ऋकारांत धातुओं को क्या हो जाए, ऋकारांत धातुओं को क्या आदेश हो जाए आपका, रिंग आदेश हो। क्या आदेश हो, रिंग आदेश। और क्या कहा उसने, कब हो, यकार आदि प्रत्यय के परम पर। कब हो, ये मतलब सॉरी यकार आदि नहीं, शा के परिणाम पर हो, यक के परिणाम पर हो, और आश्रलिंग के प्रत्यय पर अर्थात यात के परिणाम पर हो। आश्रलिंग के जो प्रत्यय ना, यात याताम यात यास्ताम यासु, इनके परिणाम पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऋकारांत धातु को यदि अब ऋकारांत धातु को यकार प्रत्यय पर रिंग आदेश हो सकता था, पर इसने क्या कह दिया कि सभी यकार प्रत्यय पर होने पर रिंग आदेश हो जाए, पर यदि वो यक प्रत्यय होगा और यात प्रत्यय होगा तो क्या आदेश हो, क्या आदेश होगा, रिंग होगा। क्या होगा, ये विधिलिंग में भी लगेगा ना महोदय? नहीं लगेगा महोदय, क्योंकि रिंग उन्होंने सिर्फ लिंग लिखा है वहां, उन्होंने स्पेसिफिकली आशीर्लिंग नहीं लिखा। असार धातु की अनुवृत्ति आ रही है ना, अकृत सार धातु का और दीर्घ से असार धातु की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझिए कि ऋकारांत धातुओं को या के पर होने पर रिंग आदेश होता है। ठीक है, ऋकारांत धातुओं को रा के या के पर होने पर रिंग आदेश होता है, पर यदि वो या भी कैसा हुआ, यक का और याद का होगा तो किसका आगम होगा, रिंग का आदेश होगा। ठीक है ना, तो कह रहे इन दोनों में अंतर क्या है, कह रहे अंतर ये है कि ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। तो कह रहे हैं आप बेफालतू में ही ह्रस्व कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, बेफालतू में ही ह्रस्व कर रहे हो। कह रहे हैं बेफालतू में हम यह ह्रस्व क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप न की संज्ञा करके री बचेगा, दोनों में री बचेगा कि नहीं बचेगा, री बचेगा। कहे ये देखिए आपका अजंत हो गया, री जब ये जुड़ेगा तो अजंत हो जाएगा, और यक और याद के परिणाम पर इनको अकृत सार धातु के और दीर्घ से दीर्घ हो ही जाएगा, दीर्घ तो हो ही जाएगा। तो फिर आप ह्रस्व क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं अब इन्होंने विधान करा है रिंग, तो फिर रिंग से ही काम चल जाएगा ना, कि नहीं चलेगा, रिंग से, रिंग से ही काम चल जाता, फिर तो दीर्घ तो तब भी होना ही है। तो इन्होंने कहा कि हमने रिंग आदेश किया है, इसके विधान सामर्थ्य से, विधान सामर्थ्य से क्या होगा कि यक प्रत्यय और याद प्रत्यय के पर जो आपने रिंग के री को दीर्घ नहीं होगा, रिंग के री को दीर्घ नहीं होता। ठीक है ना, इससे रूप बनता है। ठीक है, अच्छा तो मतलब यहाँ पे अकृत सार्वधातु को यो दीर्घ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्यों नहीं लगेगा, रिंग विधान सामर्थ्यात्। ठीक है, विधान सामर्थ्य, क्योंकि यहाँ पर प्राप्ति तो है, अगर उनको दीर्घ करना ही होता तो दीर्घ करने पर रिंग ही बन जाएगा, दीर्घ करने पर रिंग ही बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिंग ऋतः और रिंग शैगलिंशु जो सूत्र है ना, इसमें पढ़ रहे हैं चर्चा। नहीं वहां तो ये विधान सामर्थ्य वाला कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, पर लेकिन देखिए माता जी की पुस्तक में माता जी ने दीर्घ किया है क्या, नहीं किया, बताइए, क्रियात किया है क्या, क्रियात नहीं किया, रस्व ही है, रस्व ही किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर दीर्घ क्यों नहीं हुआ। आपका कोई प्रश्न होगा ना, किसी का कोई प्रश्न पूछ ले, ठीक है ना, कि आपने यहाँ दीर्घ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखिए यकार आदि प्रत्यय है और क्या है हमारा अजंत अंग है, दीर्घ कर दो। अकृत सार्वधातु के दीर्घ लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा, कोई प्रश्न पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, रिंग विधान सामर्थ्य, कि अगर अकृत सार्वधातु के और दीर्घ से दीर्घ करना ही इष्ट होता तो रिंग ही रहने देते, रिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, ये तो अब देखिए रिंग शैगलिंशु आपने पढ़ा, रिंग शैगलिंशु क्या कह दिया, इसने कहा कि ऋकारांत धातुओं को क्या आदेश हो, रिंग आदेश हो। क्या कहा इसने, ऋकारांत धातुओं को रिंग आदेश हो, ऋकारांत धातु को रिंग आदेश हो। ठीक है, अब ये इसने सभी को कहा, तो ऋकारांत को सभी को रिंग आदेश होगा, पर एक सूत्र आया गुणोर्ति संयोगाद्यो। क्या सूत्र है, गुणोर्ति संयोगाद्यो। तो सभी ऋकारांत धातुओं को रिंग आदेश प्राप्त था, पर इसने कह दिया कि यदि वो आपकी ऋकारांत धातु यदि वो री होगी
और संयोग पूर्व होगी। कैसी होगी? री होगी, री। तो उसको रिंग आदेश ना होकर के गुण हो जाए। क्या हो जाए उसको? रिंग आदेश ना होकर गुण हो जाएगा। अब री धातु देखिए, पहले री धातु आई। कौन सी धातु आई? री धातु। तो री धातु आपकी रिकारांत है कि नहीं है? री धातु आपकी रिकारांत है कि नहीं, बताइए। ये धातु ये री है, मतलब एक धातु एकाली है री। हाँ, एक अच्छी है, ठीक है। एक अच्छ एकाली है, ठीक है ना। ये री धातु आपकी है। अब ये री धातु आई सबसे पहले। तो सबसे पहले आया सूत्र, आया रिंग ऋतः सूत्र। क्या सूत्र आया? रिंग ऋतः। उसने कहा कि मैं रिंग आदेश करूंगा, दीर्घ रिंग करूंगा। पर रिंग शैग लिंगशु आया, इसने कहा कि नहीं, रिंग आदेश होगा। क्या आदेश होगा? रिंग, रस्व रिंग आदेश। रस्व रिंग आदेश होगा। पर एक सूत्र आया गुणोत्ति संयोगाद्यो हो, इसने क्या कह दिया कि री धातु और संयोग पूर्व रिकारांत धातु, इनको क्या होता है? गुण होता है। अब री को गुण हो जाएगा तो क्या होगा? री को गुण होके अर। तो जैसे वहां पर अर्यते बनता है ना, अर्यते। अब ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा? अर्यात बनेगा। क्या बनेगा? अर्यात, ठीक है। अब संयोग पूर्व रिकारांत धातु होगी तो उसको भी गुण कर दीजिए। सूरी धातु है आपकी, सूरी धातु देखिए, सूरी को गुण किया तो स्वर्यात, स्वर हो गया। सूरी को स्मर हो गया, स्मर्यात। और यदि अब संयोग पूर्व से, अब संयोग पूर्व, अब देखिए, यदि संयोग पूर्व नहीं होगी तो रिंग आदेश होगा। संयोग पूर्व नहीं होगी तो रिंग आदेश होगा। तो गए जागृत धातु के पास गए, किसके पास गए? जागृत। तो जागृत धातु ने तो कहा जागृत धातु में संयोग नहीं है, इसका मतलब गुण नहीं होकर रिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर सूत्र है जागरो विचिन्नन गित्सु, कि जागृत धातु को हमेशा गुण होता है। क्या होता है? हमेशा गुण होता है। पर कब नहीं होता? तो कह रहे हैं बी चिण नल और गित, बी चिण नल और गित, इन प्रत्ययों के परे होने पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रयोजन मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए आपको। संदीप महोदय, भरत महोदय, आप सभी को मिला कि नहीं मिला? एक प्रयोजन और, कि जो आपने क्या कहते हैं, ये जो सूत्र था आपका, यासुत को आपने कितवत किया। क्या किया आपने? कितवत किया। तो कितवत किया, इसका मतलब क्या है? जागृत से गुण हो जाता। अगर गितवत ही रहता तो फिर गुण हो पाता क्या उसको? फिर नहीं हो पाता उसको, पता। तो आपको दो रीजन मिल गए आपको, ठीक है ना, कि नित को कित करने के दो प्रयोजन मिल गए आपको, ठीक है। तो जागरी को गुणों की क्या बन गया? जागर याद बन गया, ठीक है। अब सिर्फ अब ये करिएगा आप लोग, ये सब पढ़ा चुका हूं। लेकिन कित में भी गुण नहीं होता ना? नहीं, कित में भी गुण नहीं होता है और अंगित में भी गुण नहीं होता है। पर ये सूत्र क्या कहता है? तो जागरो विच्छिन्न वो देखता ही नहीं उसको, ये अलग सा ये देखिए अपवाद सूत्र है ना। हाँ, ये इसको समझिए। इसको जागरो विच्छिन्न को मैं समझा सकता हूँ। कैसे समझाना है? देखिए, एक सेकंड, ये थोड़ा नीचे नहीं जाएगा क्या? और पेज कंजूसी कर रहे हैं क्या ये लोग? पेज नहीं दे रहे, बताइए। ठीक है, ये मान लीजिए जागृत धातु है आपकी, ठीक है। हाँ। ये याद प्रत्यय है, ठीक है आपका। याद प्रत्यय ये कैसा है आपका? पहले हम इसको कित मान लेते हैं, ठीक है ना। कित मानते हैं, ठीक है। और इसको एक बार कित मानेंगे, एक बार गित मानेंगे, ठीक है ना। ठीक। पर पहले कित मानेंगे, पहले क्या मानेंगे? कित मानेंगे, ठीक है। तो जागृत धातु है, इसको क्या हो गया? गुण का निषेध हो गया। इस सूत्र से हो गया किंगितिचा से। करेक्ट। तो इस सूत्र ने कहा जागरो विचिन्नन गित्सु, इसने कहा कि जागृत धातु गुण होता है। इसका क्या होता है? गुण होता है। मतलब किंगितिचा इत्यादि इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि फिर गुण होता है। अच्छा, गुण कब नहीं होगा? तो कहते हैं गुण तब नहीं होगा जब बी नल और नित और नित प्रत्यय बाद में होगा तो गुण नहीं होगा। तो क्या है कि कित, ये तो हमारा कित है, इसका मतलब गुण हो जाएगा। गित तो नहीं है, तो गुण हो गया। तो जागरी को गुण हो गया, क्या बन गया आपका? जागर याद बन गया। क्या बन गया? ठीक है, जागर याद बन गया। अब कह रहे हैं कि यदि ये सूत्र या किराशिशी जो सूत्र है हमारा, वो यदि कितवत नहीं करता, गितवत ही रहने देता,
तो जागरी प्लस याति, अब ये गितवत है, करेक्ट। तो हाँ, गितवत तो होने ये पर नहीं क्या हो था? पाता। तो इसको गुण नहीं होता, तो जागरियात बन जाता रूप। क्या बन जाता? ये जागरियात रूप बनने लगता, ठीक है ना आपका। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार किया गया, ठीक है। तो आपके पास दो प्रयोजन है कि गित को कित बनाने के लिए दो प्रयोजन है। इससे क्या है, कित बनाने से वचिस स्वपी आदि नाम सूत्र की प्रवृत्ति भी हो जाएगी और जागरी धातु को गुण भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो प्रयोजन हो गए आपके, और प्रयोजन मिलेंगे तो नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका महोदय। अब आपको क्या करना है, बस उकारांत धातु आई आपके पास, रिकारांत, दीर्घ रिकारांत, तो आपको पढ़ाई है। यदि ओष्ठ पूर्व है तो उर आदेश करिए, यदि अनोष्ठ पूर्व है तो ir आदेश करिए, और उर इर करने के बाद वो रेफांत हो जाएगी, और रेफांत होने के बाद में उसको पूर्व में ई होगा, उसको दीर्घ कर दीजिएगा हलीचा से। किससे करेंगे? हलीचा। ये आपकी अजंत धातुएं खत्म हो गई, ठीक है। अब हलंत धातुओं को और आत्मनेपदी धातुओं को अगली कक्षा में करवाऊंगा, आज बहुत हो गया हमारे, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में तो आया ना आपको कि कैसे कैसे विचार अपवाद सूत्र कैसे काम कर रहे हैं, क्यों बनाया गया, ठीक है ना। यहाँ तक कि देखिए ये सूत्र, ये जो रिंग रीता वाला मैंने आपको बताया ना, ये सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं पढ़ाया गया, इसलिए क्योंकि थोड़ा समझने में थोड़ा वैसा हो जाता है, इसको इसलिए लेके चल जाते हैं, सब दीर्घ नहीं करते। पर यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर दे कि अकृत सार धातु के और दीर्घ से दीर्घ क्यों नहीं हो रहा क्रियात में या क्रियते में, तब आपको बताना है कि रिंग विधान सामर्थ्य क्या, कि रिंग के विधान के सामर्थ्य से यहाँ लिख लेना चाहिए इसको। हाँ, लिख लीजिए आप। ये रिंग रीता है, इधर ही लिख लेना चाहिए। रिंग रीता आ गया, इसलिए अकृत सार धातु पे नहीं लगा। हाँ, कि रिंग रीता से रिंग प्राप्त था और इन्होंने रिंग आदेश करा, पर लेकिन इससे क्या हो गया, रिंग विधान के सामर्थ्य से हमने वो करा। अगर हमको रिंग ह्रस्व रिंग आदेश करना है तभी तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कि ह्रस्व रिंग का ह्रस्व रिंग ही रहे, इसलिए कर रहे हैं। अगर ह्रस्व रिंग को दीर्घ रिंग बनाने की आवश्यकता होती तो पूर्व से जो रिंग है वही रहने देते, वो तो ठीक है ना। ये है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा फिर संडे को रखेंगे। और एक न्यूज की सूचना दे देती है, अब कक्षा आपकी 8 बजे से ही हो करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, 8 बजे से ही कक्षा होगी। अब ना तो संडे को 9 बजे से, ना 8 बजे से। अब हर दिन जब भी हो करेगी तो 8 बजे से ही हो करेगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम। गुरुवार को भी 8 बजे ही, बुधवार नहीं, गुरुवार को, ठीक है। और रविवार को 8 बजे ही होगी। जी जी। नहीं, इस बार अब संडे को होगी या थर्सडे को? अब थर्सडे को होगी महोदय। वो 8 बजे ही होगी क्या? हाँ, वो 8 बजे ही होगी, ठीक है। क्योंकि अब महोदय ये लकार में कोई ऐसा भी लकार है कि जिसमें परस्मैपदी और आत्मपदी दोनों नहीं होते हैं? महोदय ऐसा तो एक लकार है तो सही, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, लुडादी लकार। ये तो नाम नहीं सुना। बस वही लकार है महोदय, जिसका मतलब नाम भी नहीं सुना आपने। उस लकार में ही परस्मैपद और आत्मपद नहीं होते बस। नहीं, यदि कोई गण में हो। नहीं, ऐसा कोई लकार नहीं है कि जिसमें परस्मैपद और आत्मपद ना हो, वो लकार का फायदा ही नहीं है, ठीक है महोदय। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं अभी, ठीक है महोदय। हाँ जी। जो या हुआ आपका महोदय, आप या तो जो लीड यूज करते हैं वो बहुत बेकार है, आपकी आवाज नहीं आती कभी भी। किसी और को कोई प्रश्न? अभी उनकी आवाज नहीं आ रही, वो मेरे से पूछ लेंगे, पर्सनल पूछ लेंगे वो फोन करके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, या फिर किसी सूत्रों पे बताना हो तो बता दीजिएगा बाद में, ठीक है ना, व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। ठीक है महोदय, तो रखे फिर यहीं तक रखते हैं आज कक्षा।